लखनऊ में आज एक और नया अध्याय जुड़ा जब लोक भवन सभागार में 2425 मुख्य सेविकाओं और 13 फार्मासिस्टों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। और इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न केवल युवाओं के सपनों को पंख दिए बल्कि पारदर्शी और निष्पक्ष चयन प्रक्रिया की मिसाल भी पेश की। देखिए रिपोर्ट। लखनऊ के लोक भवन सभागार में उत्साह और उम्मीद का माहौल था। 2425 मुख्य सेविकाएं और 13 फार्मासिस्ट अपने नियुक्ति पत्र लेने के लिए उत्साहित दिखे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार का काम है युवाओं के सपनों को मंच देना। यूपी को बीमारू प्रकृति ने नहीं, राजनीतिक दलों ने बनाया था। उत्तर प्रदेश की नियति हो गई थी बीमारू राज्य बनने की। उत्तर प्रदेश को परमात्मा ने, प्रकृति ने बीमारू नहीं बनाया था। बेईमान राजनीतिक दलों ने उत्तर प्रदेश को बीमारू बनाया था। मानसिक रूप से बीमार लोगों ने उत्तर प्रदेश को बीमार बनाया था। यह उत्तर प्रदेश अपनी प्रकृति से और प्राकृतिक संसाधनों से दुनिया का सबसे समृद्ध प्रदेशों में से गिना जाता है, लेकिन यहां की बीमार मानसिकता की राजनीतिक दलों ने, सत्ताधारी दलों ने उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य की श्रेणी में ला करके खड़ा कर दिया था। मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि अब नियुक्ति प्रक्रिया में न जिला देखा जाता है न जाति। आजमगढ़, शामली और थारू जनजाति की बेटियों का चयन इस बात का सबूत है कि चयन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष है। लखीमपुर खीरी और नेपाल बॉर्डर के दुधवा नेशनल पार्क के जंगलों के बीच थारू जनजाति से जुड़ी हुई कोई बेटी चयन हो जाती है तो मान के चलिए चयन की प्रक्रिया पारदर्शी हुई है। चयन की प्रक्रिया मैं अगर सुदूर किसी आजमगढ़ से, किसी अमरोहा से, किसी बिजनौर से, किसी शामली से, किसी ललितपुर से, किसी जालौन से, किसी सोनभद्र से अगर किसी बेटी का चयन होता है तो हम मान करके चलते हैं कि चयन की प्रक्रिया निष्पक्ष हुई है, पारदर्शी हुई है, क्योंकि प्रतिभा वहां पर भी है। इस समारोह में न केवल नियुक्ति पत्र बांटे गए बल्कि युवाओं को एक नया आत्मविश्वास भी दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये नई नियुक्तियां प्रदेश के विकास में मील का पत्थर साबित होंगी। खासकर मुख्य सेविकाओं की नियुक्ति से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूती मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जगत गुरु रामभद्राचार्य और संत प्रेमानंद महाराज को लेकर विवाद लगभग खत्म सा हो गया था, लेकिन विवाद की इस कड़ी में हरदोई से बीजेपी यूपी की सियासत में एक नया मोड़ आ गया है। छोटे दलों के नेता प्रेशर पॉलिटिक्स का खेल खेल रहे हैं और इसी कड़ी में निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया, जिस पर बीजेपी एक साथ कह रही है कि हम साथ साथ हैं और दूसरी तरफ विपक्षी दल इस पर चुटकी ले रहे हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चट्टान की तरह भाजपा के साथ खड़ा हूं। अब पता चला उसी नैया में छोटे भाई नेता छेद करेंगे तो हमें कहना पड़ेगा ना। कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने कुछ ऐसी बात कह दी है जिससे यूपी की सियासत में गर्मी आ गई है। सवाल गठबंधन को लेकर है, बात इज्जत की हो रही है। संजय निषाद दूसरी पार्टी से बीजेपी में आए नेताओं पर निशाना साध रहे हैं। हलचल तो जो घुसपैठिए नेता हैं, हाथी साइकिल पंजा को खाए या भाजपा को खा रहे हैं, हलचल तो मचाए हुए। हम लोगों ने चट्टान की तरह भाजपा के साथ खड़ा। अब पीडीएफ का हवा निकाल दिया हम लोगों ने दिल्ली में। ये कहते थे कि हाँ पीडीए हमारे साथ है और सारे पीडीए योगी मोदी के साथ है। अब पता चला उसी नैया में छोटे भाई नेता छेद करेंगे तो हमें कहना पड़ेगा ना। तय कर ले कि वो बीजेपी का काम कर रहे हैं कि सपा बसपा का काम कर रहे हैं। संजय निषाद का ये बयान 2027 विधानसभा चुनाव से पहले सियासी गलियारों में हलचल मचा रहा है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि सब कुछ ठीक है। संजय निषाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक महत्वपूर्ण स्थान पर हैं और वो पार्टी के साथी हैं। खबरों का ये जो आधार है वो निराधार है। समाजवादी पार्टी संजय निषाद के बयान का जिक्र करते हुए गठबंधन पर चुटकी ले रही है। उनकी चुनौती भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार करना चाहिए अगर उनके अंदर दम है ना।
ये पहले पटेल साहब भी बोल चुके हैं, ये भड़भड़िया हमेशा बोलते ही रहते हैं। इन्होंने बोला, मुझे लगता है कि अगर ये लोग जो बोलते हैं वो सही है तो इनको स्वयं भी अपने आत्मसम्मान के लिए ऐसी सरकार से बाहर आ जाना चाहिए जहाँ छोटे छोटे नेता उनको बेइज्जत करते रहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी को इतना गुरूर है कि अपने बल पे सत्ता में है तो ऐसे लोगों से गठबंधन तोड़ ले। बहरहाल सारी कवायद 27 के चुनाव को लेकर है, जिसमें निषाद वोट बैंक भी अपना महत्व रखता है। ऐसे में सियासी पार्टियां अपने अपने हिसाब से इसका आकलन कर रही हैं और बयानबाजी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आरएसएस के शताब्दी वर्ष के मौके पर दिल्ली के विज्ञान भवन में 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें संघ प्रमुख मोहन भागवत ने हिंदू राष्ट्र पर अपने विचार रखे। उनके बयान ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। राजनीतिक दलों ने तीखी प्रतिक्रिया जहां दी है तो वहीं मौलानाओं ने इस पर समर्थन जताया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली के विज्ञान भवन में आरएसएस के 100 वर्ष पूरे होने पर 3 दिवसीय कार्यक्रम में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने अपने विचार रखे। हिंदू राष्ट्र की अवधारणा को साफ करते हुए कहा कि हम हिंदू राष्ट्र कहते हैं तो इसमें किसी का विरोध नहीं करते हैं। कोई नया व्यक्ति हम में आने से हम भारत के लोग डरते नहीं, क्योंकि सबके प्रति अपनेपन का हमारा स्वभाव है। इस देश में हिंदू, मुसलमान, बौद्ध आदि आदि आपस में संघर्ष नहीं करेंगे। इसी देश के लिए जिएंगे, इसी देश में मरेंगे। आपस में संघर्ष करते करते कोई एक हल वो इसका निकाल लेंगे और साथ में जिएंगे। आगे वो कहते हैं कि ये हल अहिंदू न होकर विशिष्ट रूप से हिंदू होगा, ये उन्होंने लिखा है। संघ प्रमुख के इस बयान पर सियासत भी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि ये समाज को बांटकर आपस में लड़ाकर राजनीति करते हैं। इनकी संकीर्ण विचार हैं, समाज को बांट के आपस में लड़ा के राजनीति की है। समय समय पे परिस्थितियां वश जैसा परिस्थिति होती है उसमें मजबूर होकर इस तरह के बयान देते हैं ताकि इनकी स्वीकार्यता थोड़ी बढ़ सके। उनकी सरकार नीति तो लड़ाने की, आपस में विद्वेष फैलाने की, दूरी बढ़ाने की, एक धर्म विशेष को, एक जाति विशेष को अपमानित और प्रताड़ित करने की नीतियां चला रहे हैं और भाषण वो सौहार्द के पूर्ण दे रहे हैं। ये विरोधाभासी बयान सिर्फ अपनी स्वीकार्यता के लिए दिए जाते हैं। समाजवादी पार्टी ने कथनी करनी के अंतर की बात कह रही है तो मौलाना रिजवी ने एकता के संदेश की सराहना की है। आरएसएस प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत जी ने जो बात कही वो बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छी और सबको जोड़ने वाली बात कही है। उनकी बातों को सुनना चाहिए और समझना चाहिए और देश हित में वो हमेशा इस तरह की बातें कहते रहते हैं। मैं उनके आज लिखे गए आर्टिकल का और उनके भाषण का समर्थन करता हूँ। बहरहाल मोहन भागवत के विचारों ने एकता का संदेश दिया, लेकिन सियासी बहस छेड़ दी है। ये बयान 2027 चुनावों से पहले सामाजिक सद्भाव को मजबूत करने का प्रयास है, लेकिन विपक्ष इसे अवसरवादी बता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय सामान पर 50% टैरिफ लगाया है, जिसमें से 25% पहले ही चल रहा है, जबकि 25% अतिरिक्त टैरिफ आज से लागू हो गया है। ट्रंप के टैरिफ टेरर को बेअसर करने के लिए पीएम मोदी ने वोकल फॉर लोकल का मंत्र दिया है। अगर हर भारतवासी स्वदेशी प्रोडक्ट को खरीदकर बढ़ावा देना शुरू कर दे तो काफी लाभ होगा। और इसके साथ ही ट्रंप के 50% टैरिफ का बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा अगर ऐसा किया जाता है। उल्टे ट्रंप को उनके फैसले पर पछताना पड़ सकता है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ट्रंप ने भारत पर अपना दूसरा टैरिफ बम फोड़ दिया है। सुबह 9:31 से भारत पर अमेरिकी टैरिफ का 50% टैरिफ वाला नया स्लैब लागू हो गया है। इसमें से 25% टैरिफ अमेरिका ने आज से 26 दिन पहले 1 अगस्त को लागू किया था, जबकि 25% अतिरिक्त टैरिफ भी लागू हो गया। लेकिन अपने टैरिफ टेरर का डर दिखाकर भी ट्रंप भारत को झुकाने में नाकाम ही साबित हुए।
तो हर बात में अपना देश आत्मनिर्भर होना चाहिए, अपने घर से शुरू करना। जब ये स्वदेशी की बात करते हैं तो लगता है कि विदेशों से संबंध नहीं रहेंगे व्यापार, ऐसा नहीं है। आत्मनिर्भर होना यानी बाकी लोगों को बंद करना नहीं है, आत्मनिर्भर होना है, लेकिन दुनिया परस्पर निर्भरता पर चलती है, कुटुंब भी परस्पर निर्भरता पर चलता है, और इसलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तो चलेगा और उसमें लेन देन होगी, बस इसमें दबाव नहीं होना चाहिए, स्वेच्छा होनी चाहिए। और इसलिए स्वदेशी का पालन करना। ये पीएम मोदी की दूरदर्शी सोच का ही नतीजा है कि उन्होंने अमेरिका जैसे देशों की दादागिरी से निपटने की काट पहले ही ढूंढ रखी थी। आज से 5 साल पहले ही पीएम मोदी ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने का अभियान शुरू कर दिया था। 12 मई 2020 को पीएम ने आत्मनिर्भर भारत अभियान को लॉन्च करते हुए वोकल फॉर लोकल का नारा दिया था और ट्रंप के 50% टैरिफ के असर को बेअसर करने के लिए सियासत ने भी यही नारा फिर से दोहराया है। अमेरिका जो अपनी चीज़ें भारत में के खेती से संबंधित दुग्ध उत्पादन जो बेचना चाहता था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट मनाही कर दी है। इसलिए अमेरिका जो टैरिफ लगा रहा है, देश की जनता उसको झेलने को तैयार है और हम इसका मुकाबला पूरी तरीके से देश की जनता करेगी। एक भारत श्रेष्ठ भारत, आत्मनिर्भर भारत बनने में कोई दिक्कत नहीं है। सरकार कौन सी है, किसकी ये महत्वपूर्ण नहीं होता है। हर राष्ट्रीय मुद्दे पर जहाँ राष्ट्र का सम्मान और राष्ट्र के विकास और सुरक्षा से जुड़ा हो, विपक्ष और पूरा देश साथ रहता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ वॉर का यूपी में विरोध हो रहा है। कहीं पुतले जलाए जा रहे हैं तो कहीं पर साधु संत भी सड़क पर आकर प्रदर्शन कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप मानसिक रोगी हो चुका है। वो चाहता है कि मैं टैरिफ लगा के हिंदुस्तान को झुका दूं, लेकिन उसको नहीं पता ये 2025 का हिंदुस्तान है, ये कभी नहीं झुकेगा। हम लोग रूस से तेल खरीदेंगे। ये हिंदुस्तान मोदी जी का हिंदुस्तान है और मोदी जी देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं, चाहे डोनाल्ड ट्रंप कितना भी जोर लगा ले। हालांकि अमेरिका ने अपने फायदे के लिए कुछ क्षेत्रों को टैरिफ से मुक्त रखा है, जिसमें दवाइयां, इलेक्ट्रॉनिक, सेमीकंडक्टर, एनर्जी प्रोडक्ट्स, क्रिटिकल मिनरल शामिल हैं। ये वो जरूरी सामान है जो अमेरिका के लिए बेहद जरूरी हैं, इसलिए इन पर कोई टैरिफ नहीं लगाया गया है। जानकार मानते हैं कि भारत पर इतना ज्यादा टैरिफ लगाकर ट्रंप ने अमेरिका का ही नुकसान किया है। इससे अमेरिका दुनिया में अलग थलग पड़ जाएगा और उसकी कंपनियों का भारी नुकसान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। और ऑपरेशन महादेव में पहलगाम हमले के गुनहगारों को ढेर करने वाले जाबाज जवानों को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सम्मानित किया। सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई ने न केवल सुरक्षा बलों की वीरता को साबित किया है, बल्कि और भी कई कुछ किया। कश्मीर मिशन को पटरी से उतारने की आतंकियों की नाकाम कोशिश का भी उन्होंने करारा जवाब दिया है। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उन वीर जवानों का सम्मान किया जिन्होंने ऑपरेशन महादेव को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। भारतीय सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के इन शूरवीरों ने मिलकर पहलगाम हमले के गुनहगार आतंकियों का एनकाउंटर में खात्मा किया। ऑपरेशन महादेव को 28 जुलाई को अंजाम दिया गया। उस वक्त सुरक्षा बल को डाची गांव के जंगलों में आतंकियों की खबर लगी थी। सुरक्षा बल ने एक संदिग्ध कम्युनिकेशन डिवाइस को ट्रैक किया था। ये डिवाइस पहलगाम हमले से जुड़े आतंकियों द्वारा इस्तेमाल की जा रही थी। तुरंत ही इलाके में 24 RR और 4 पैरा की टुकड़ियां तैनात की गई। लगातार निगरानी और सर्च ऑपरेशन के बाद 28 जुलाई की सुबह 11:30 बजे आतंकियों को घेर लिया गया। इस दौरान 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। ऑपरेशन महादेव ने एक बार फिर साबित कर दिया कि भारत की सुरक्षा एजेंसियां हर चुनौती के लिए तैयार हैं। एनआईए की फॉरेंसिक रिपोर्ट ने भी ये साबित कर दिया था कि पहलगाम हमला करने वाले वही आतंकी थे जिन्हें इस ऑपरेशन में ढेर किया गया। संदेश साफ है,
चाहे कश्मीर की वादियों में साजिश हो या सरहद पार से की गई हिंसा, अब भारतीय जवानों की बंदूक से निकलने वाली गोलियां ही आतंक के अंजाम की इबारत लिखेंगी। खबरें जा रही हैं, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।